हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स में आपका स्वागत है। और आज मैं आप सबों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। यह जो वीडियो है यह 10वीं के ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है और ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर जल संसाधन से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर अप किए हैं और इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया। इन तीनों में से ये मेरा पहला पार्ट है। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर के समझते हैं 10वीं के ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर तीसरे चैप्टर के लिए पहला पार्ट। स्वागत है आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर और आइए पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है 10वीं के ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तीसरे चैप्टर के लिए। तो 10वीं के ज्योग्राफी के तीसरे चैप्टर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का पहला पार्ट है। पहले पार्ट का पहला प्रश्न है, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल, तो देखिए जल बहुत ज्यादा आवश्यक संसाधन है। हमें बहुत सारी परिस्थितियों में जल की उपलब्धता जरूरी है। हमें बहुत सारे कार्यों में जल की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े फैक्ट्री से लेकर के छोटे छोटे जीवों तक को जल की जरूरत होती है। अब हमें बताना है कि जल जो है संसाधन है वो किस प्रकार का संसाधन है। क्या जल नवीकरणीय संसाधन है? क्या जल अनवीकरणीय संसाधन है? क्या जल मानव निर्मित संसाधन है? या उपयुक्त सभी? जल मानव निर्मित संसाधन नहीं है क्योंकि जल को मानव नहीं बना सकता है। अगर मानव निर्मित नहीं है तो उपयुक्त सभी भी इस सवाल का जवाब नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं। पहला ऑप्शन है नवीकरणीय और दूसरा ऑप्शन है अनवीकरणीय। तो जल जो है वो फिर से हमें प्राप्त होता है वर्षा के माध्यम से। एक बार जो जल हमें मिलता है वर्षा के माध्यम से वो खत्म होने के बाद फिर से जो है बादल वर्षा लाता है। प्रत्येक वर्ष हमारे देश में जून के प्रारंभ में वर्षा शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जल है वो एक प्रकार का नवीकरणीय जल संसाधन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। अगर जल की उपलब्धता की अगर हम बात करें तो दुनिया में अभी वर्तमान में बहुत सारे जल मौजूद है और ऐसा माना जाता है कि पूरी पृथ्वी का 1/3 भाग केवल जल ही जल है। पूरी पृथ्वी का 1/3 का मतलब ये हो गया कि अगर हम पृथ्वी के 4 भागों में बांट दें तो उस 4 भाग में से 1 भाग केवल धरती बचेगा और उसमें से 3 भाग पर क्या होगा? जल होगा। इतना जल है दुनिया में। अब अगर इसे परसेंटेज में देखा जाए तो पूरी दुनिया में 71% जो है केवल जल मौजूद है। ओके, तो 71% हमें जल पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि इस 71% का अगर इस 71% को आप 100% मान ले तो उसमें से केवल 2.5% जल ही जो है वो पीने लायक पानी है। तो आप समझ सकते हैं कि एक जो बर्तन है वो इतना भरा हुआ है जिसमें से इतना सा ही जल हमारे लिए पीने लायक है। अब आपको जान करके ये भी हैरानी होगी कि इस पूरे जल में से केवल अगर इस पूरे को 100% मान ले तो उसका 1% जल ही हमारे पास मौजूद है जो नदियों, तालाबों और वर्षा के माध्यम से हमारे पास पहुंचता है। इसका बहुत बड़ा भाग लगभग 97% से भी अधिक बड़ा भाग जो है वो कहाँ पर है? बर्फ के रूप में मौजूद है या किसी और कह सकते हैं ग्लेशियर्स के रूप में मौजूद है। अब आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि 97.5% जो वाटर है वो केवल ओशियन में है। ओशियन का मतलब होता है महासागर में, जो बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। तो ये डाटा आप याद रखिएगा जल के विषय में। अब आइए हम लोग अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब आपको पता चल गया, नवीकरणीय संसाधन होगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी के संपूर्ण जलीय भाग को कहा जाता है। तो पृथ्वी के संपूर्ण जलीय भाग को हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जितना जल वाला भाग है उसे जलमंडल कहते हैं। जहां पर स्थल है उसे स्थल मंडल कहते हैं और जहां पर जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल मिलता है वहां पर जीव अपना अस्तित्व कायम कर सकते हैं, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। सागर, महासागर जैव मंडल के भाग है, ना कि जैव मंडल है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल मंडल हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है कि विश्व में जल के कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि विश्व में जितना भी जल है उसका सबसे बड़ा आयतन 97.5% पानी कहाँ पर मौजूद है? महासागरों में मौजूद है। उसके अलावा झीलों में मौजूद है, हिम नदी और नदियां। इसमें दुनिया का 2.5% पानी क्या है? मौजूद है, जो हमारे पीने लायक है। ओके, तो दुनिया का सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर है? महासागर में, जो बिल्कुल ही खारा जल है और खारा जल हम नहीं पी सकते हैं, ये पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी का या पृथ्वी पर अलवण जल, देखिए एक होता है लवण वाला जल, लवण मतलब नमकीन वाला जल, ओके, जो पीने लायक नहीं है वो समुद्र में मौजूद है, महासागर में मौजूद है, सबसे बड़ा। अब आपको बताना है कि अलवण वाला जल, जिसे हम मीठा जल भी कहते हैं, इसका सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सबसे बड़ा भाग कौन है? देखिए दुनिया में सबसे बड़ा
जो है अलवणीय जल मतलब मीठा जल जो है वो हिमनद के रूप में मौजूद है। हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर्स वगैरह, यानी कि बड़े बड़े पहाड़, पत्थर, पर्वत, या फिर जैसे कि अंटार्कटिका जैसे एक ऐसा महादेश जो पूर्ण रूप से केवल बर्फ की मोटी चादर से ही क्या हुआ है, ढका हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, हिमनद कहते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी पर जो भी पीने लायक पानी है, मीठा पानी है, उसका सबसे बड़ा भाग किसमें है, ग्लेशियर्स के रूप में मौजूद है, यानी कि हिमनद के रूप में मौजूद है। अब अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर लवणीय जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। लवणीय जल का सबसे बड़ा स्रोत हम किसे मानते हैं। अब हम लोग ये चीज समझ चुके हैं, लवणीय जल को हम लोग क्या बोलते हैं, पीने वाला जल बोलते हैं, जो पीने लायक है। और हम लोग यह भी समझ चुके हैं कि दुनिया का लगभग 97% पानी जो है वो कहाँ पर है, ओशियंस में है, यानी महासागर में मौजूद है। और लगभग 3% पानी जो है फ्रेश है, जिसमें से 68% वाटर जो है वो ग्लेशियर्स में है, लगभग 70% के आसपास। ग्राउंड वाटर जो है वो 30% के आसपास, यानी कि धरती के अंदर। और अदर सोर्स की अगर बात करें तो उसमें 0.9% आता है। 0.3% पानी हमारे पास है, जो झीलों में या फिर हमारे आसपास तालाबों और नदियों में मौजूद है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं निकाल करके। अब हमारा सवाल आता है कि आखिरकार लवणीय जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो लवणीय जल का सबसे बड़ा स्रोत महासागर, हम लोग पता है लवणीय जल का स्रोत क्या होगा, यानी कि जो लवण वाला जल है महासागर में, खारा पानी वाला। ओके, अगला सवाल है कि जल दुर्लभता का कारण बताना है। जल दुर्लभता का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको यह समझाता था। देखिए, अगर आपको पीने वाला पानी मिल रहा है तो आप जल दुर्लभता के शिकार नहीं है, लेकिन अगर आपको पीने लायक पानी नहीं मिल रहा है तो आप जल दुर्लभता के शिकार हैं। तो ये कहाँ पर होता है, मान लीजिए कि एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, तो क्या वहां पीने वाला पानी मिलेगा, जी नहीं, वहां पीने वाला पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस बाढ़ का पानी गंदा हो चुका है। और अगर धरती के अंदर चापाकल है तो वह भी पानी के अंदर जा चुका है। और साथ ही साथ अगर आप उस पानी को पीजिएगा तो आप बीमार पड़ सकते हैं, यानी कि वहां पर पीने के पानी की कमी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जल दुर्लभता कहेंगे। अगर एक राजस्थान का क्षेत्र है जहां पर बहुत ही पानी की कमी है, पीने लायक पानी की कमी, क्योंकि वहां पर वर्षा नहीं होती है, बड़ी बड़ी नदियां नहीं है, और साथ ही साथ वर्षा का पानी वहां पर जमा करके लोग नहीं रखता है, तो इस तरह से वहां पर कुछ ऐसा समय आता है जब पीने लायक पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तो उस समय क्या होगा, जल दुर्लभता हो जाएगा। अब हम लोग समझ चुके हैं जल दुर्लभता क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं क्यों होता है, कारण आपको बताना है। तो जल का अतिशोषण, आज आप देख सकते हैं भारत के क्षेत्र में या फिर बहुत सारा ऐसे क्षेत्र है घर घर चापाकल हो रहा है। अब पहले एक ही कुएं से लोग पानी पीते थे और अब आपके घर घर चापाकल हो रहा है, जिसकी गहराई भी कुएं से क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। अगर आप इतने अंदर से पानी को निकालिएगा, ना केवल एक जगह से बल्कि 10, 20, 50, 100 जगह से, तो इससे क्या होगा, धरती के अंदर का जो पानी है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा है जल का अत्यधिक उपयोग। आज हम जल का इतना ज्यादा उपयोग कर रहे हैं कि जल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे पहले सिंचाई वर्षा पर निर्भर होता था, आज हम वर्षा पर न निर्भर होकर के हैंड पंप या नल कूपों के मदद से हम धरती के अंदर से पानी को निकाल करके खेती के लिए, फैक्ट्रियों के लिए या अन्य कामों के लिए, जैसे गाड़ी धोने, सड़क धोने, इन सभी कामों में प्रयोग करते हैं, जो बिल्कुल ही उपयोगी नहीं है। हालांकि फैक्ट्रियों में उपयोगी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां पर उनका बेवजह प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जल का हम अत्यधिक उपयोग करते हैं। साथ ही साथ जल का असमान वितरण है। असमान वितरण का मतलब जैसे मेघालय, राजस्थान, माफ कीजिए, मेघालय, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों में जल बहुत ही अधिक मौजूद है। उसी प्रकार से गुजरात के कुछ क्षेत्र, राजस्थान के कुछ क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जल की बहुत ज्यादा कमी है। तो कहीं पर जल बहुत अधिक है, कहीं पर जल बहुत ही कम है, और कुछ ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्र है जहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इस चीज को हम बोलते हैं जल का असमान वितरण। तो जल के असमान वितरण के कारण भी जल दुर्लभता उत्पन्न होता है। तो ये अगर इन सभी तीनों ऑप्शन को देखा जाए तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो डी नंबर में लिखा है। आइए तो अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो सवाल यहाँ पर है कि जल का प्रयोग होता है। अरे वाह वाह, जल का क्या प्रयोग होता है, जल का सिंचाई के लिए प्रयोग होता है। जी हाँ, जल हमें सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। कारखानों के लिए, कारखानों में भी जल का बहुत ज्यादा उपयोग है। मशीनों को ठंडा करने के लिए, मशीनों को धोने के लिए और अलग अलग पदार्थों को वॉश करने के लिए हमें कारखानों में जल की उपलब्धता जरूरी है। साथ ही साथ आज इतने ज्यादा धान की फैक्ट्रीज है, उन सभी में धान को उबालने के लिए भी हमें किस चीज की जरूरत पड़ता है, पानी का जरूरत पड़ता है।
विद्युत उत्पादन के लिए भी हमें क्या चाहिए, जल की उपलब्धता चाहिए। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम लोग जल के मदद से क्या कर सकते हैं, हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो जल के मदद से बिजली उत्पन्न करके, जिसे हम लोग हाइड्रो पावर कहते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, विद्युत उत्पादन। तो इस तरह हम देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी ऑप्शन लिखे गए हैं सही लिखे गए हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कामों के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में बनाई गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, देखिए ये नहर परियोजना जो है इसलिए बनाया जाता है ताकि जल की उपलब्धता को प्राप्त किया जा सके। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना हरियाणा क्षेत्र में, सॉरी माफ कीजिए, राजस्थान क्षेत्र में मौजूद है। भारत का जो राजस्थान क्षेत्र है वहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाया गया है। अब आप हमसे पूछेगा कि ये किस नदी में बनाया गया, तो इसका जवाब है सतलज नदी पर बनाया गया। अब आप इस फोटो की मदद से समझ लीजिए, इस फोटो को देखिए, ये है भारत का मैप, जहाँ ये है जम्मू कश्मीर और ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये है राजस्थान का क्षेत्र। और अगर ये नदी अगर आप देख रहे हैं, एक मिनट मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ, आई मीन पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो नदी आपको दिख रहा है ये नदी है सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी, रिवर सतलज, ओके। और इस सतलज नदी पर यहाँ पर जो डैम बना है इसका नाम है भाखड़ा डैम, भाखड़ा डैम। और इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये है नहर, जिस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, या फिर इंग्लिश में से बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनाल। और ये कहाँ पर आता है, थार डेजर्ट में आता है। और थार डेजर्ट कहाँ है, राजस्थान के क्षेत्र में, जो भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र में। और ये है नहर का फोटो, इस तरह से नहर का पानी आपके क्षेत्र तक जाता है और आप इसका प्रयोग पीने के लिए और अन्य काम के लिए क्या कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। तो ये था इंदिरा गांधी नहर जो भारत के राजस्थान राज्य में मौजूद है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो राजस्थान वाला। ओके, अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में, चंद्रगुप्त मौर्य देखिए एक बहुत ही महान राजा थे। ओके, सबसे पहले अगर चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में अगर नहीं जानते तो 2 लाइन उनके विषय में पढ़ लेते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त, ओके, एक बहुत ही महान राजा थे, उन्हें चंद्रगुप्त महान कहा जाता था। सिकंदर के काल में हुए चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 2 बार बांधकर बंधक बनाकर छोड़ दिया। समझ सकते हैं, सिकंदर जिसने दुनिया को फतेह करने के सोचे विषय में सोचा था, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, जिन्होंने सोचा था कि पूरी दुनिया में हम राज करेंगे, उस सिकंदर के सेनापति जिसका नाम था सेल्यूकस, उसको कितने बार हरा दिया, 2 बार हरा दिया। इतना ही नहीं, 2 बार हरा के उसको बंधक बना दिया, बोला जाओ हम छोड़ते हैं, बंधक बना करके छोड़ दिया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे, और चाणक्य आपको पता ही है कितने महान व्यक्ति हैं। इन्होंने एक किताब लिखा था अर्थशास्त्र, जिसमें बहुत ही गुरूर राजनीति लिखा हुआ था, जो जिसको अगर आप पढ़ लेंगे तो राजनीति में आप जो है ना चाणक्य बन जाइएगा, निपुण हो जाइएगा। ओके, तो चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र जिसका नाम है बिंदुसार को गद्दी सौंप दी थी, और बिंदुसार के समय में चाणक्य जो थे उनके प्रधानमंत्री थे। ओके, जब बिंदुसार क्या बना था, राजा बना, तो चाणक्य क्या बना था, प्रधानमंत्री बना था। और इतिहास में बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक के महान पिता थे। ओके, तो अब चंद्रगुप्त भी बहुत ही महान थे, और उनका जो पुत्र कौन था, बिंदुसार, वह भी महान थे, इसलिए इनको बोला महान पिता का पुत्र। अब इसका जो पुत्र था सम्राट अशोक, वो भी बहुत महान था, इसलिए महान पुत्र का पिता भी कहा जाता है। तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। ओके, अब बिंदुसार के विषय में और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप चंद्रगुप्त मौर्य को पहचान गए होंगे, सवाल में बढ़ते हैं। तो सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में किसका निर्माण करवाया था। देखिए, उन्होंने बहुत ज्यादा बांधों का निर्माण करवाया था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कृषि का अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा योगदान है, इसीलिए उन्होंने बहुत ज्यादा बांधों का निर्माण करवाया था ताकि जल का संरक्षण हो सके। साथ ही साथ उन्होंने झीलों का भी निर्माण करवाया था और सिंचाई तंत्र प्रणाली का विस्तार करवाया था ताकि सिंचाई को बेहतर तरीके से किया जा सके। और इन सब का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि क्षेत्र को बढ़ाना, लोगों को कृषि में आसानी दिलाना और साथ ही साथ जल की उपलब्धता को भरपूर करना। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय उपयुक्त सभी चीज का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या कहा था, या बांधों को क्या कहते थे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि अगर भारत में बांध रहेगा तो वो भारत का बहुत ही तेजी से विकास कर सकता है। इसीलिए नेहरू जी ने बांधों को जो है वो क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आधुनिक भारत का मंदिर। तो हम अगर आपसे पूछेगा जवाहरलाल नेहरू बांधों को क्या कहते थे, तो इसका जवाब हो जाएगा आधुनिक भारत का मंदिर।
सी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का लाभ क्या होता है, आपको ये बताना है। देखिए बहुउद्देशीय नदी परियोजना होता क्या है ये आप समझिए। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिरकार बांध क्या है और बहुउद्देशीय परियोजना है क्या। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है बांध, जिसे आप आम बोलचाल में डैम कहते हैं इंग्लिश में। ओके, तो ये बांध ही है जिसे हम आगे चल के बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो एक बांध बहुउद्देशीय परियोजना कब बनता है ये आपको बताना है। तो इसके अलग अलग लाभ है। जब एक बांध हमको बहुत सारा लाभ देने लगता है, एक बांध क्या करता है, एक बांध मेनली पानी रोकता है, लेकिन पानी रोकने के अलावा भी अगर वो और ज्यादा हमको लाभ देने लगे, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने लगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। अब इस सवाल पर आते हैं। इस सवाल में हमारे पास पूछा गया, ओके मैं पेन चेंज कर लेता हूं। तो इस सवाल में हमारे पास पूछा गया कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना का लाभ आपको बताना है। सबसे पहले बाढ़ नियंत्रण, जी हाँ, बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो है बाढ़ को रोक देती है और हम बाढ़ से बच जाते हैं, क्योंकि पानी का बहाव तेज होता है और यहाँ पर आकर के क्या होता है, वो रुक जाता है। इतना ज्यादा पानी जमा हो जाता है इस नदी परियोजना में कि हम उससे विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं और लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी जाते हैं। अरे बाप रे कितना बड़ा डैम है, चलो घूमने। तो मनोरंजन का भी काम होता है, यानी पर्यटक। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इससे हमें सारे लाभ मिल रहे हैं। अगला सवाल है कि कौन सी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। तो शौक का मतलब क्या होता है, शौक मतलब जिससे बहुत ज्यादा क्षति होता है, नुकसान होता है, उस नदी को हम शौक कहते हैं, या उस चीज को हम क्या बोलते हैं, शौक बोलते हैं। मान लीजिएगा किसी का परम मित्र जो है मर गया किसी कारणवश एक्सीडेंट में, तो वो उसके लिए क्या हुआ, शौक लग गया उसको, वो शौक में चला गया। ओके ना, तो इसे हम शौक बोलते हैं। एक होता है शौक, अलग शब्द है। ओके, हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे शब्द जो कंफ्यूज करेगा, लेकिन उच्चारण और सही मात्रा आपको शब्द का सही पहचान करा सकता है, याद रखिएगा। कोसी नदी, तो कोसी नदी वह नदी है जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं। क्यों, क्योंकि कोसी नदी बिहार में प्रतिवर्ष क्या करता है, बाढ़ ला देता है। इतना ज्यादा बाढ़ लाता है कि वहां पर प्रत्येक साल तबाही हो जाता है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए बिहार कोसी नदी जो है ना, वो नेपाल के हिमालय जो क्षेत्र है उस हिमालय क्षेत्र से निकलता है और ये अलग अलग रास्तों से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। बिहार में इस नदी के चलते प्रत्येक वर्ष अलग अलग तबाही आता है, बाढ़ आता है, और इतनी ज्यादा तबाही आता है कि ये बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। ओके, जब किसी से बहुत ज्यादा क्षति होता है तो हम उसे शौक कह देते हैं। अब मैप में आप देखिए, ये है भारत का मैप जिसमें अलग अलग नदियां दिखाई गई है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये है कोसी नदी, यहाँ से कोसी नदी निकलती है। ओके, और ये नेपाल के रास्ते कोसी से होते हुए नेपाल हिमालय से निकलती है और यहाँ पर आकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो यहाँ जो बिहार का क्षेत्र है, इस बिहार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाढ़ और बहुत ज्यादा तबाही लाता है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शौक कहते हैं। अब देखिए आगे के सवालों को पढ़ने से पहले हम आपको कुछ नदियों के विषय में बता देते हैं और कुछ जो बांध परियोजना है वो भी आपको बता देते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये है गंगा नदी, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये है ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ पर देख सकते हैं ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत के श्रीनगर के क्षेत्र से ही प्रवेश करती है और श्रीनगर के क्षेत्र से ही निकल जाती है। सिंधु नदी में बहुत सारी नदियां मिलती है जिसे हम सिंधु की सहायक नदियां भी कह सकते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। ओके, ये आगे चल के इसे मिलती है। इसके अलावा व्यास और अलग अलग जो क्षेत्र नदियां हैं वो इसी में आकर के मिलती है। गंगा नदी में यमुना नदी मिलती है, यमुना में चंबल नदी मिलती है। इसके अलावा सोन नदी, और इसके बाद गंडक, घघरा, सरका नदी कहते हैं। ओके, कोसी नदी इसमें मिलती है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो दिहांग नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, बड़ी सहायक नदी है। ओके, तो ये है उत्तर भारत की नदियां। अब अगर इस क्षेत्र में अगर आप बांध परियोजना देखें तो अलग अलग नदियों में बांध परियोजना, बड़े बड़े बांध परियोजना बने, जैसे कि सतलज प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, और गंगा नदी में नरेरा प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं टिहरी प्रोजेक्ट या टिहरी बांध। उसके बाद देख सकते हैं रिहान, तिलैया, ओके, मैथौन, पंचायत, और यहाँ पर देख सकते हैं राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जो किसमें है, चंबल नदी पर बना हुआ है। कोटजी जो है वह कोटजी बैरन, ये भी कौन सी नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ओके, तब हम लोग आते हैं आगे, और हम लोग आते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो ये तो पढ़ चुके थे, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये महानदी है। ओके, जो यहाँ पर क्या बनाती है, चिल्का झील जो मौजूद है वो इसी राज्य में मौजूद है, इसी क्षेत्र में मौजूद है, जो उड़ीसा राज्य में मौजूद है। ओके,
और इसमें हीराकुंड डैम है। फिर नागा अर्जुन सागर जो किस में है, कृष्णा नदी में। और कोयना सागर या कोयना झील या कोयना बांध वो किस में है, कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध बना हुआ है। मेट्टूर जो है वो किस में है, कावेरी नदी पर बना हुआ है। पेरियार झील भी इस केरल क्षेत्र में बना हुआ है। तो इस तरह से ये था क्या, बांध नदियां, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले इसी से सवाल आपको बनने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सवालों को। सबसे पहला सवाल, सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, जो दक्षिण भारत की बड़ी नदियों में से एक है। अगला सवाल है, कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर कौन सी स्थित है? कोयना। कोयना जो है बांध वो कृष्णा नदी पर स्थित है। ओके, अगर मैप को आप सही से देखेंगे तो आसानी से इसे आप समझ सकते हैं। अगला है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। चेनाब नदी पर सलाल परियोजना बना गया। ये सारे बांध के नाम है। अगला है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप जो बांध है वो चंबल नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब चंबल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो दामोदर घाटी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में है। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना तो वैसे सतलज नदी पर बना हुआ है, लेकिन इससे हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश इन तीनों राज्यों को फायदा होता है। इन तीनों राज्यों को नहर के माध्यम से पानी मिलता है और वो उस पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए करते हैं ताकि खेती को बढ़ावा दे सके। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त, सभी को इससे फायदा होता है। अगला सवाल है, तो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नांगल बांध या भाखड़ा बांध जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। तो सतलज बी नंबर में, बी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। ओके, अगला सवाल खत्म होता है। यहाँ पर ही हमारा जो सवाल जवाब है वो खत्म हुआ, जिसमें हम लोग 15 से प्लस सवाल के विषय में बात की। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवाल बेहतर समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है जरूर कमेंट कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप अजीत कुमार ऑफिशियल को टेलीग्राम में फॉलो कीजिए और साथ ही साथ पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, इसका पार्ट 2, पार्ट 3 और आने वाले चैप्टर के साथ। तब तक आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।